सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है लेक्चर 2 इस कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन के कोर्स में। मैं हूं डॉक्टर विवेक अशोक बोहरा, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम वायरलेस कम्युनिकेशंस के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम, एक कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल मॉडल्स के बारे में, और फिर उसके आगे फ्री स्पेस पाथ लॉस, जो एक जनरली एक ट्रांसमीटर और रिसीवर जब एक दूसरे को देख सकते हैं तब एक इक्वेशन के द्वारा उसके प्रोपगेशन मीडियम को कैसे मॉडल किया जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं कुछ जानकारी आपको फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन के बारे में दूंगा, फिर उसका इंटरप्रिटेशन इन डेसिबल्स के बारे में बताऊंगा, और अंतिम में 2 रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल्स के बारे में भी बताऊंगा। चलिए आज वायरलेस कम्युनिकेशन के बेसिक्स से ये कोर्स स्टार्ट करते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन जरूरी क्यों है? ये तार रहित कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्या है? तो आप देखते होंगे कि हर जगह आजकल, या मोबाइल फ़ोन हो या वायरलेस माउस हो या स्पेस कम्युनिकेशन हो, हर जगह वायरलेस का ही उपयोग किया जाता है। पहले के ज़माने में जब लैंडलाइन फ़ोन होता था तब उसमें एक वायर्ड कनेक्टर होता था, आप लैंडलाइन को कहीं लेके नहीं जा सकते थे। फिर कॉर्डलेस का आविष्कार हुआ, जिसे हम लोग DECT भी कहते हैं, डिजिटली एनहांस कॉर्डलेस टेलीफोन, पर उसकी भी कुछ धाराएँ थी, उसकी भी कुछ सीमाएँ थी। उसके बाद आए मोबाइल फ़ोन आप कहीं भी लेके जा सकते हो, किधर से, बस में हो, ट्रेन में हो, घर के बाहर हो, घर के अंदर हो, आप कहीं भी मोबाइल फ़ोन से आप बातचीत कर सकते हो। ये वायरलेस कम्युनिकेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। उसके अलावा आप स्पेस कम्युनिकेशन की बात करें, जब एक ग्राउंड ट्रांसमीटर एक स्पेस सैटेलाइट से बात करता है तो भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन का ही मीडियम है। आप जब ब्लूटूथ हेडफोन लगाते हो या ब्लूटूथ माउस लगाते हो या ब्लूटूथ कीबोर्ड लगाते हो, वो भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन का ही जरिया है। उसके अलावा वायरलेस कम्युनिकेशन आप अगर देखोगे, टीवी का रिमोट RFID, उसमें भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन ही यूज़ होता है। या तो फिर वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स की बात करते हैं, जहाँ पर आप एक सेंसर डिप्लॉय करते हो जो आप टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में, सबके बारे में आपको जो जानकारी देता है, वो भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन का ही स्रोत है। तो ऐसे आप देखोगे वायरलेस कम्युनिकेशन की वजह से आपकी एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। आप कहीं भी अपने डिवाइस कहीं भी लेके जा सकते हो और उसकी वजह से आपको तार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा आप देखोगे माइक्रोवेव लिंक्स देखोगे, आप एक दूर कनेक्टिविटी, एक टावर अगर दूसरे टावर से बात करना चाहता है तो एक माइक्रोवेव लिंक्स के थ्रू भी बात कर सकता है। आप टीवी के एंटीनास देखोगे, एक टीवी के एंटीना में भी वायरलेस कम्युनिकेशन का ही चित्र नज़र आता है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको एक तार से फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। उसके अलावा आपको ये मेंटेनेंस में भी झंझट नहीं होती। नहीं तो अगर आपने एक वायर्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जैसे अगर आप एक नॉर्मल कोएक्सियल केबल्स की बात करते हैं, वो कट जाए, छिन जाए, तो उसकी वजह से आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। बट एक वायरलेस कम्युनिकेशन का मेंटेनेंस इस मामले में काफ़ी सिंपल है। इसलिए वायरलेस कम्युनिकेशन का उपयोग और ज़्यादा हो रहा है इस दुनिया में। तो मैं जस्ट थोड़ा समराइज़ करूँगा। एक वायरलेस कम्युनिकेशन का आप ये देखोगे, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको वायरलेस कम्युनिकेशन की वजह से। एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसे मैंने बताया, मेंटेनेंस इसके लिए इससे इजी टू मेंटेन। आप एक स्पेस कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन के द्वारा कर सकते हैं। और बेसिकली आपको एक फ्रीडम फ्रॉम वायर्स सॉर्ट ऑफ मिलता है। तो ये इसलिए वायरलेस कम्युनिकेशन का काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। आगे देखते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस। अगर आप एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं, अगर आप मोबाइल फ़ोन ले लो या तो फिर आपका वायरलेस माउस ले लो, वायरलेस डिवाइसेस ले लो, टीवी का रिमोट ले लो, कुछ भी चीज़ ले लो, उसके चैलेंजेस क्या है? पहला चैलेंज तो आप देखोगे कि मेजर चैलेंज जो आपका आता है वायरलेस कम्युनिकेशन में, जैसे दूरी बढ़ेगी आपका परफॉर्मेंस वीक होगा। जैसे आप अपना घर पे देख लो, अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है, अगर आप मोबाइल से वाईफाई कनेक्शन एक्सेस कर रहे हो, जैसे आप दूर जाओगे एक्सेस पॉइंट से, आपकी सिग्नल कवरेज लो होगी। तो एक मेजर प्रॉब्लम वायरलेस कम्युनिकेशन में आता है, उसको हम लोग कहते हैं फेडिंग।
दूसरा आता है इंटरफ्रेंस। अगर सब लोग, क्योंकि ये एक ओपन एयर मीडियम है जहाँ सब लोग एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से क्योंकि ट्रांसमिशन अगर सेम फ्रीक्वेंसी में होगी और या इवन इफ इट्स एन एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस। थर्ड प्रॉब्लम वायरलेस का मेन चैलेंजेस आता है स्पेक्ट्रम को लेके। आपने सुना होगा कि स्पेक्ट्रम, हर एक ऑपरेटर को एक डेजिग्नेटेड स्पेक्ट्रम बैंड दिया जाता है और उसी स्पेक्ट्रम बैंड में उस ऑपरेटर को ट्रांसमिट या रिसीव करना पड़ता है और ये स्पेक्ट्रम काफ़ी महंगा होता है। आपने सुना होगा ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुआ, ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ है जहाँ पे इतने पैसे लगे उतने पैसे लगे। तो स्पेक्ट्रम इज अनदर चैलेंज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। और ये थोड़ा इफ़ यू कंपेयर विथ इफ़ यू कंपेयर विथ वायर्ड सिनारियोज, इसका परफॉर्मेंस स्लाइटली वीक होता है बिकॉज ये वायरलेस में एक प्रॉब्लम फीडिंग और इंटरफ्रेंस की वजह से होती है जो वायर्ड में जनरली नहीं होती है। उसके अलावा स्पेक्ट्रम के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो इसका थोड़ा ऑल्दो इट इज़ वेरी देयर इज़ अ ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट विथ वायरलेस, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये होती है परफॉर्मेंस इज स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज्ड एज कम्पेयर टू वायर्ड सिनारियो। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है जनरली लोअर देन वायर्ड सिनारियो। जनरली की बात बोलो, जैसे ऑप्टिकल फाइबर से आप कंपेयर करोगे माइक्रोवेव लिंक्स की, तो ऑब्वियसली ऑप्टिकल फाइबर की परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया होती है। उसके अलावा अदर चैलेंजेस भी हैं इसको, जैसे रिमोट डिप्लॉयमेंट में कैसे करोगे आप, वो एक वायर्ड में भी चैलेंज है, वायरलेस में भी चैलेंज है जैसे। और इसके अलावा और चैलेंजेस इसका हार्डवेयर सेटअप, इट्स नॉट सो इजी टू डिज़ाइन हार्डवेयर सेटअप फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। इससे आप आगे और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में जाते जाओगे, मिलीमीटर वेव या तो फिर टेराहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी में, तो आपके डिवाइसेज उतने मिनिएचर होते जाएंगे। तो ये सब डिवाइसेज डिज़ाइन करना इट्स नॉट सो ईजी। तो दीज आर अ फ्यू चैलेंजेस रिलेटेड टू वायरलेस। स्पेक्ट्रम हो गया, फीडिंग हो गया, इंटरफ्रेंस हो गया, परफॉर्मेंस इज जनरली लोअर देन वायर्ड सिनारियो। ये कुछ चैलेंजेस हो गए वायरलेस के द्वारा। और टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, कितने टाइप के वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकते हैं। एक जनरल मोबाइल फ़ोन की अगर मैं बात करूं, एक जनरल मोबाइल फ़ोन में अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें कम से कम 5 से 6 टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर सकते हैं। आप एक मोबाइल फ़ोन लोगे, उसमें आपके कनेक्शन सेलुलर थ्रू भी होती है। सेलुलर जब मैं बात करता हूँ, आपके या तो 2G होगा, 3G होगा, 4G होगा या 5G होगा। उसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन में वाईफाई होता है, या तो इसमें वाईफाई भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन या तो 802.11b होगा, या तो A होगा, या तो G होगा, या तो AC होगा, या तो AX होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर आप उसके अलावा ब्लूटूथ की बात करें, आपके मोबाइल फ़ोन में ब्लूटूथ भी होगा, जिसके माध्यम से आप हेडसेट वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। आपके मोबाइल फ़ोन में जनरली आजकल GPS भी होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह GPS की सहायता से जा सकते हो। आपके किसी मोबाइल फ़ोन में FM रेडियो भी होता है, जिससे आप FM के गाने सुन सकते हो। किसी मोबाइल फ़ोन में इंफ्रारेड भी रहता है, IR की सुविधा भी रहती है। आजकल मोबाइल फ़ोन में NFCs भी रहता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसके द्वारा आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप QR कोड स्कैन कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। एक जनरल मोबाइल फ़ोन में इतने सारे डिवाइसेस इनबिल्ट होते हैं, जिसके द्वारा आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो अदर टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता है, हो सकता है जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो सकता है। मैं सैटेलाइट और स्पेस कम्युनिकेशन को अलग अलग लिख रहा हूँ, समटाइम्स दे आर क्लब टुगेदर एज वेल। तो स्पेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है। आजकल ये विजिबल लाइट कम्युनिकेशन पे भी काफ़ी एम्फेसिस हो रहा है। इसके बारे में भी मैं कुछ थोड़ी कोर्स के एंड में जानकारी दूंगा। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, इसको हम लोग ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, जहाँ पर हम लोग या तो विजिबल लाइट आप जो देखते हो, या तो इंफ्रारेड या IR वेव्स और अल्ट्रावायलेट रेज, वी कैन यूज़ इट फॉर कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। सो इसको VLC भी बोला जाता है और एक ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन का
पाथ है। ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, उसके अलावा और टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कैन बी एकॉस्टिक कम्युनिकेशन, मैं इसको यहां लिख देता हूं। एकॉस्टिक कम्युनिकेशन जो जनरली साउंड वेव्स का उपयोग करते हैं, ये बेसिकली अंडर वाटर कम्युनिकेशन में काफी एप्लीकेशन है इसके। अंडर वाटर कम्युनिकेशन में जहां दो AUVs ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स या सबमरीन्स आपस में बात कर सके, इसके लिए इसका काफ़ी उपयोग होता है एकॉस्टिक कम्युनिकेशन के। इसके अलावा भी और बहुत तरह के हैं। अगर आप हायर फ्रिक्वेंसी बैंड में जाओगे तो टेराहर्ट्ज भी एक फ्रिक्वेंसी बैंड हो गया, उसके थ्रू से भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। मिलीमीटर वेव है ही, और इत्यादि बहुत सारे टाइप के। बट बेसिक एक आप स्ट्रक्चर लोगे तो ये जो मैंने बताए हैं 11, ये कहीं ना कहीं उपयोग में आते हैं। तो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का। ये बहुत ही एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जो हर एक कम्युनिकेशन सिस्टम में जनरली पाया जाता है, क्योंकि इसके अलावा भी और भी ब्लॉक्स होंगे, जैसे एनक्रिप्टर, डिक्रिप्टर, स्क्रैम्बलर, डिस्क्रैम्बलर और मॉडुलेटर, डिमॉडुलेटर में बताऊंगा उसके बारे में। बट एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम इस तरह का दिखता है। तो पहला होता है सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स। जैसे आप एक वीडियो कैप्चर करते हो या तो कुछ बोलते हो या डेटा सेंड करते हो, ये एक सोर्स का माध्यम। जैसे मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ अभी, तो ये भी एक सोर्स हो गया। जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं एक माइक कैप्चर कर रहा है, जो मैं दिखा रहा हूँ एक कैमरा कैप्चर कर रहा है। तो ये एक सोर्स हो गया, जो सोर्स वी नीड टू ट्रांसमिट, एक ट्रांसमीटर के द्वारा एक रिसीवर पे ट्रांसमिट होगा। तो सोर्स एक ये होता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इट कैन बी अ वॉइस, वीडियो, डेटा, सेंसरी इंफॉर्मेशन, वेदर इंफॉर्मेशन, एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द सोर्स। तो ये एक वॉइस हो गया, वीडियो हो गया, डेटा हो गया, और कोई भी इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू सेंड, जो आप एक ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजना चाहते हो, उसे हम एक सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन कहते हैं। और वो इंफॉर्मेशन कैसे भेजा जाएगा, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर द्वारा भेजा जाएगा। तो दिस इज नोन एज ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के अंदर भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको उसके बारे में। उसके बाद आता है चैनल। चैनल इज द प्रोपगेशन मीडियम फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। एक चैनल वो जो ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट कर दिया और रिसीवर कहीं दूर लोकेटेड है। जैसे आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, टीवी का रिमोट ले लो। टीवी के रिमोट में कुछ बटन दबाते हो और टीवी पे वो रिफ्लेक्ट होता है। तो टीवी के रिमोट से और जो टीवी के रिमोट से लेके जो टीवी में जो दिखता है, बीच में जो वायरलेस पार्ट होता है, उसको हम चैनल बोलते हैं। या तो आप टेलीफोन वायर ले लो, वो भी एक चैनल का माध्यम हो गया। आप अपने मोबाइल फ़ोन, जब आप मोबाइल फ़ोन से बात करते हो, वो मोबाइल फ़ोन की सिग्नल पर या तो एक्सेस पॉइंट पे जाएगी अगर आप वाईफाई थ्रू बात कर रहे हो, या तो किसी टावर पे जाएगी, बेस स्टेशन पे जाएगी, वो भी एक चैनल का माध्यम है, वो चैनल का प्रतिरूप है। तो चैनल इज अ प्रोपगेशन मीडियम। जैसे एक ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच का जो मीडियम होता है, उसे हम चैनल कहते हैं। वो एक वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। तो वायर्ड में एग्जांपल आपको मैंने टेलीफोन कोएक्सियल लैंडलाइन की एग्जांपल दिया। लैंडलाइन जनरली एक वायर थ्रू कनेक्टेड होता है, ओके। या तो फिर आपका एक लैन केबल से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो अपने इंटरनेट, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ अ वायर्ड कनेक्शन। वायरलेस के लिए तो मैंने काफ़ी एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी बता चुका है। जैसे आपका मोबाइल चैनल बिटवीन योर मोबाइल फोन एंड द बेस स्टेशन, और चैनल बिटवीन योर मोबाइल फोन एंड द एक्सेस पॉइंट इज जनरली अ वायरलेस चैनल। उसके बाद बात करते हैं हम रिसीवर की। एक रिसीवर एक ऐसा डिवाइस है जो ये इंफॉर्मेशन जो चैनल के थ्रू आ रहा है, ट्रांसमीटर ने जो भेजा है, उसे कैप्चर करता है और उसे रीड करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो कैप्चर होता है, और आप अपने लैपटॉप स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे मेरी आवाज़ सुन रहे हो और मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपका मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन विल बी एक्टिंग एज अ रिसीवर। यू गॉट इट? विल बी एक्टिंग एज अ सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। और रिसीवर वो माध्यम है जो ये वीडियो को कैप्चर करता है और ये माइक को कैप्चर करता है, उसको कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। So a destination is a place where the information from the source has to be delivered. Okay, so this is ये एक वेरी फंडामेंटल ब्लॉक्स है कम्युनिकेशन सिस्टम की। चलिए हम धीरे धीरे इस ब्लॉक्स के अंदर के बारे में और जानकारी देते हैं। सो ट्रांसमीटर अगर देखा जाए तो ट्रांसमीटर में 4 फंडामेंटल ब्लॉक्स होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया और भी ब्लॉक्स होंगे, जैसे स्क्रैम्बलर होता है, एनक्रिप्टर होता है, और भी बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। बट मैं जनरली एक
4 फंडामेंटल ब्लॉक्स किसी भी ट्रांसमीटर में जनरली होते हैं। पहला ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं सोर्स इनकोडर, सेकंड ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं चैनल इनकोडर, थर्ड इसको है मॉड्यूलेटर, फोर्थ है पावर एम्पलीफायर, और फिर फिफ्थ एक एंटीना होता है जिससे ये इंफॉर्मेशन ओवर द एयर ट्रांसमिट हो जाता है। चलिए एक एक करके एक ब्लॉक के बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। पहला ब्लॉक है सोर्स इनकोडर। ये ब्लॉक का काम है इट इनकोड्स द डेटा विद लिटिल और नो रिडंडेंसी। तो सोर्स इनकोडर एक ऐसा ब्लॉक है जो आपके डेटा जो आपके डेटा आ रहा है, सब जो आपके डेटा बिट्स में आ रही है, यहाँ पर बिट्स में 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 आपके पास बिट्स में डेटा है। आपके ये बिट्स के डेटा पहले सोर्स इनकोडर में जाएगा और इनकोडर का काम है कि ये जो रिडंडेंट डेटा हो गया, इसमें कोई रिडंडेंसी होगी, जैसे आप कुछ मैं बात कर रहा हूँ बीच में कुछ पॉज टाइम आएगा या आपको अगर डेटा रिपीटेड हो रहा है तो ये डेटा की जो रिडंडेंसी है वो हटा देती है। तो इसका पहला काम है इनकोड्स द डेटा विद लिटिल और नो रिडंडेंसी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, हॉफमैन कोड है, रन लेंथ कोड है और इत्यादि इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर ये आपके डेटा में से रिडंडेंसी हटा देता है। एग्जाम्पल रन लेंथ कोडिंग, वेरिएबल लेंथ कोडिंग, डिक्शनरी बेस्ड एल्गोरिथम, जो आपके डेटा में से जो रॉ डेटा जो आ रही है, बिट्स जो आ रही है, उसमें से रिडंडेंसी हटा देती है। उसके बाद एक ब्लॉक है वो है चैनल इनकोडर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लॉक है और इस पर काफ़ी रिसर्च भी हुआ है। इस पर काफ़ी अभी जैसे आप 5G सिस्टम्स की बात करें, 5G सिस्टम में एक पोलार कोड नाम की कोडिंग स्कीम है जो यूज़ होती है और एक LDPC लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स भी यूज़ होता है। ये दो टाइप के चैनल इनकोडर्स है जो 5G सिस्टम्स में भी यूज़ हो रहे हैं। तो चैनल इनकोडर का काम ये होता है इट एड्स रिडंडेंसी, वो एक रिडंडेंट डेटा ऐड करेगा सिंबल्स में to overcome the effects of distortion, noise and interference induced by the channel on the transmitted signal। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करता है, एडिशनल डेटा ऐड करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके रॉ डेटा 1010 रहा, ये इसके आगे ये इसके आगे मे बी 101 और आगे ऐड कर देगा। तो ये डेटा जो ऐड होता है इसके आगे, इसको हम लोग रिडंडेंट डेटा बोलते हैं और ये पूरी स्कीम को चैनल इनकोडिंग स्कीम जनरली बोलती है। मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत तरह के एग्जांपल है, कन्वोल्यूशनल कोड एग्जांपल है, मैं एग्जांपल के बारे में थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में। बट ये चैनल इनकोडिंग का काम होता है, ये आगे जाके आपको रिडंडेंट डेटा ऐड कर देता है ताकि अगर आपका इन्फॉर्मेशन जो आप इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो वो किसी नॉइज़ की वजह से और या इंटरफ्रेंस की वजह से या फीडिंग की वजह से प्रभावित हुआ, फिर भी आपका रिसीवर ये डेटा कंप्लीट रॉ डेटा को ये रिडंडेंट डेटा की वजह से डिकोड कर सकता है विदाउट एनी एरर्स। ये एक मेन पर्पस होता है चैनल इनकोडर का। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हो। आप कोई पैकेट भेजते हो कुरियर थ्रू, तो आप पैकेट के ऊपर एक एडिशनल लेयर थर्मोकॉल का लगाओगे या कुछ और चीज़ का लगाओगे तो कि जो आपका जो एक्चुअल कंटेंट है पैकेट का वो कुछ डिस्टॉर्ट ना हो। तो ये इस तरह के आप इसको सॉर्ट ऑफ समझ सकते हो। तो ये एड्स रिडंडेंसी टू सिंबल्स टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ डिस्टॉर्शन, नॉइज एंड इंटरफेरेंस इंड्यूस्ड बाय द चैनल द ट्रांसमिटेड सिग्नल। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स का ऑलरेडी बताया आपको। जैसे मैंने आपको बताया कन्वोल्यूशनल कोड्स एक काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ये कन्वोल्यूशनल कोड्स को बेसिकली हम लोग मेमोरी कोड्स भी बोलते हैं। उसके अलावा आपको देखोगे तो हैमिंग कोड्स एग्जाम्पल है। टर्बो कोड्स एक अलग एग्जाम्पल है। टर्बो कोड्स को कैपेसिटी अचीविंग कोड्स भी कभी कभी बोला जाता है बिकॉज ये आप साइनेंस लिमिट भी उसके बारे में बाद में बताऊंगा, वो काफ़ी क्लोज पहुंचता है साइनेंस लिमिट के। इसके अलावा BCH कोड्स भी है, रीड सोलोमन कोड्स भी है और इसके अलावा इत्यादि बहुत सारे कोड्स हैं जो बेसिकली चैनल इनकोडरिंग का काम करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया 5G में पोलार कोड्स और LDPC लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स का उपयोग होता है। पोलार कोड्स बेसिकली कंट्रोल चैनल के लिए उपयोग होता है और LDPC कोड्स बेसिकली डेटा चैनल के लिए उपयोग होता है। तो चैनल इनकोडिंग एक बहुत महत्वपूर्ण ब्लॉक है ट्रांसमीटर के लिए। ये आपको इसको फॉरवर्ड रिकरेक्शन भी बोलते हैं, जिससे आपका डेटा जो आप भेज रहे हो वो बिना एरर के और काफ़ी कम एरर से रिसीवर पे रिसीव हो सकता है।
it converts the channel encoder output into signal waveform that is compatible with the transmission channel. So modulator का पहला उपयोग ये होता है, आप बिट्स को तो रॉ बिट्स तो भेज नहीं सकते हो, जैसे आपके बिट्स आए हैं, जैसे आपके इनकोडेड बिट्स का सिंबल ये हो गया, जैसे मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ 0 1 1 0 1 0, ये बिट्स को आप ऐसे तो भेज नहीं सकते, इसको आप पहले सिंबल्स में कन्वर्ट करते हो, सिंबल्स में, जैसे या तो फेस के माध्यम से, या तो एम्पलीट्यूड के माध्यम से, या तो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, इसको आप एक इसमें कन्वर्ट करते हो, उसके बाद इसको एक कैरियर वेव पे ट्रांसमिट करते हो। तो बेसिकली इसका काम मॉड्यूलेटर का ये होता है कि कन्वर्ट द बिट्स इनटू सिंबल्स, एक बिट्स को सिंबल्स के फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो। मैं बताऊंगा इसके बारे में, जब बहुत तरीके हैं, जैसे क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग वेयर जहाँ पर आप बिट्स को एक फेज के माध्यम से कन्वर्ट करते हो, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग वेयर इसको आप बिट्स को एक एम्पलीट्यूड के माध्यम से कन्वर्ट करते हो, या तो फिर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग जहाँ पर आप बिट्स को एक फ्रीक्वेंसी के माध्यम से कन्वर्ट करते हो, और इसमें एक कैरियर वेव का उपयोग किया जाता है जिसको हम कैरियर वेव भी बोलते हैं, कैरियर वेव बोलते हैं, जहाँ जिसकी फ्रीक्वेंसी प्रोपगेशन मीडियम से कंपैटिबल होती है। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है, जैसे आप एक जनरल में एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक वाईफाई सिग्नल ले लो या एक सेलुलर सिग्नल ले लो, आप एक अगर वाईफाई सिग्नल और सेलुलर सिग्नल एक ही फ्रीक्वेंसी में आप भेजोगे तो ऑब्वियसली दोनों में इंटरफेरेंस होगा। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी को अलग अलग दिया जाता है। जैसे वाईफाई का जनरली हम देते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज, अगर आप एक वाईफाई राउटर उठा के देख लो, या फिर आप वाईफाई राउटर में जनरली 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज की भी आजकल एलोकेशन होती है, और आगे जाके 6 गीगाहर्ट्ज की भी एलोकेशन होने वाली है। तो जब आप एक वाईफाई राउटर लेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज हो सकती है, 5 गीगाहर्ट्ज हो सकती है, 6 गीगाहर्ट्ज भी हो सकती है आगे जाके। सिमिलरली आप सेलुलर वेव ले लो, जैसे 4G या 5G, उसकी जनरली 2.1 गीगाहर्ट्ज भी होती है, 1800 मेगाहर्ट्ज भी होती है। तो सबको एक अलग अलग कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी दी गई है। ओके, तो ये बेसिकली मॉड्यूलेटर का काम दो तरह का है। एक तो पहले ये बिट्स को कैरियर वेव के सिंबल्स में कन्वर्ट करता है, या तो ये कैरियर वेव जो होती है, जैसे आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज की कैरियर वेव वाईफाई सिग्नल है, इसका कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, A cos 2 pi fct प्लस सम फाई। ओके, वेयर A जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड होगा, FC जो होगा वो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, और फाई जो होगी वो कैरियर वेव की फेज होगी। तो ये क्या करेंगी, मॉड्यूलेटर का काम ये होता है, ये बिट्स को सिंबल्स में कन्वर्ट करते हो, और ये जो सिंबल्स है वो बेसिकली या तो फिर फेज फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कैरियर वेव के फेज फॉर्म में कन्वर्ट होती है, या तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, या तो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, या तो ये कॉम्बिनेशन हो सकती है एम्पलीट्यूड और फेज को, जिसको हम जनरली क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। इसके बारे में और जानकारी जब हम आगे बढ़ेंगे और मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको दूंगा। तो बेसिकली मॉड्यूलेटर का अगर आप एक निचोड़ निकाले, संक्षेप में बताऊं मैं, तो मॉड्यूलेटर का दो तरह का काम होता है, एक बिट्स को सिंबल्स में कन्वर्ट करने का, और सिंबल्स के द्वारा एक कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को, या तो फिर फ्रीक्वेंसी को, या तो फिर फेज को, या तो एम्पलीट्यूड एंड फेज को मॉड्यूलेट करना, ताकि इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर कैरियर वेव में जा सके। अगर वाईफाई की बात करें तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज में जा सकता है, अगर सेलुलर की बात करें तो 800 मेगाहर्ट्ज या 2.1 गीगाहर्ट्ज या इत्यादि फ्रीक्वेंसी पे जा सकता है। अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ भी 2.4 गीगाहर्ट्ज में जा सकता है, या तो फिर हम किसी ऐसे एफएम रेडियो की बात करें, जस्ट एग्जांपल एफएम रेडियो तो 100 मेगाहर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसी में भी ये जा सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैरियर वेव पे भेजना चाहोगे उसके अकॉर्डिंगली आप ये फ्रीक्वेंसी एलोकेशन होता है। इसका एक और पर्पस होता है मॉड्यूलेटर का, अगर आप ध्यान दोगे, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, तो एंटीना साइज जो होती है, आप किसी भी डिवाइस की जो एंटीना साइज होती है, जैसे आप कोई भी डिवाइस, कोई भी ट्रांसमीटर ले लो या कोई भी रिसीवर ले लो, उसकी एंटीना साइज जो होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ। जैसे आप लोअर फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो एंटीना साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, जैसे आप हायर फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो एंटीना साइज काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसी की वजह से जनरली वी कैनॉट, और जनरली हम लोग लोअर फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट नहीं कर सकते फॉर बिकॉज एंटीना साइज काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप देखोगे वाईफाई फ्रीक्वेंसीज देख लो या सेलुलर फ्रीक्वेंसीज देख लो, जनरली वो 1 गीगाहर्ट्ज के आसपास या 500 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ही रहती, ताकि आपकी एंटीना साइज काफ़ी रीजनेबल रहे। उसका भी ये भी एक पर्पस है मॉड्यूलेशन का। ओके, मैं इसको ये कर देता हूँ।
आगे बढ़ते हैं और अब मैं देखता हूँ एक ब्लॉक है, वो है पावर एम्पलीफायर का। तो पावर एम्पलीफायर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आप देखोगे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी मैं ऐसे, अगर आप कहीं दूर बैठे हो तो आपको एक जगह चाहिए कि ये सिग्नल जो मैं भेज रहा हूँ, जो आवाज़ जो पहुँच रही है आपके पास, कहीं ना कहीं तो इसकी एम्पलीफिकेशन होती है, या तो ट्रांसमीटर में होगी, रिसीवर में भी कुछ सॉर्ट ऑफ एम्पलीफिकेशन होती है। तो पावर एम्पलीफायर का एक मेन पर्पस ये होता है, ये आपके सिग्नल को बूस्ट कर देता है, इसकी सिग्नल की पावर बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है बेसिकली। द एम्पलीफाइज द मॉड्यूलेटर आउटपुट टू द रिक्वायर्ड पावर लेवल। सो ये एक सिग्नल को लेता है, उसे एक एम्पलीफाई कर देता है ताकि ये दूर तक जा सके। आपका मोबाइल फ़ोन ले लो, आपका मोबाइल फ़ोन से अगर एक्सेस पॉइंट काफ़ी दूर है, या मोबाइल फ़ोन से टावर, बेस स्टेशन टावर काफ़ी दूर है, तो बेसिकली आपका मोबाइल के फ़ोन के अंदर जो ट्रांसमीटर में जो पावर एम्पलीफायर होगा, वो अपने सिग्नल को एक बूस्ट कर देगा, एक एम्पलीफाई कर देगा, ताकि आपकी सिग्नल एक टावर तक या एक्सेस पॉइंट तक ठीक से पहुंच सके। तो ये एक मेन पर्पस होता है पावर एम्पलीफायर का। उसके बाद आता है एंटीना का। एंटीना का भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीनाज होते हैं। तो एक कन्वर्ट्स द पावर एम्पलीफायर आउटपुट। एक एंटीना का उपयोग इसलिए होता है, ये एक एंटीना ये पावर एम्पलीफायर आउटपुट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। ये एक जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। तो एंटीना के भी डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, एंटीना के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और हर एक फ्रीक्वेंसी का मे बी देयर कैन बी अ वाइड बैंड एंटीना, देयर कैन बी अ सिंगल बैंड एंटीना। जैसे मोबाइल फ़ोन में टिपिकली 3 से 4 तरह के एंटीनाज होते हैं। एक मोबाइल सेलुलर के लिए अलग होता है जनरली, एक वाईफाई के लिए अलग होता है, बिकॉज डिज़ाइनिंग अ वाइड बैंड एंटीना इज़ नॉट सच अ ट्रिवियल टास्क, इतना ईजी नहीं है, इसलिए जनरली मल्टीपल एंटीनाज का भी उपयोग किया जाता है। तो ये थे ट्रांसमीटर के फंडामेंटल ब्लॉक्स, और अब आगे देखते हैं अब रिसीवर के कुछ फंडामेंटल ब्लॉक्स। सो रिसीवर के ब्लॉक्स अगर आप देखोगे तो पहला एंटीना ही है, ये इसको हम रिसीवर एंटीना बोलते हैं जनरली। रिसीवर एंटीना उसी फ्रीक्वेंसी में जनरली ट्यून होता है जो आपका ट्रांसमीटर एंटीना है। अगर नहीं ट्यून होगा तो आप रिसीव सिग्नल कैसे करोगे? जैसे आपका वाईफाई सिग्नल, आपका एक वाईफाई सिग्नल का एंटीना 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे है, आपका रिसीवर भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे होना चाहिए, तभी आप वाईफाई सिग्नल को रिसीव कर पाओगे। या तो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे अगर ट्रांसमीटर एंटीना ट्यून्ड है, तो रिसीवर एंटीना भी 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ट्यून होना चाहिए, नहीं तो आप सिग्नल रिसीव नहीं कर पाओगे। तो एंटीना का बेसिकली पर्पस काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेना, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो पहला जॉब एंटीना का वो है, रिसीव्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रिसीव्स द इनकमिंग ईएम वेव्स। एक बार एंटीना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिसीव कर लिया, उसके बाद ये वेव्स पहले एलएनए के पास जाएंगे। एलएनए एक लो नॉइज एम्पलीफायर है। सो एलएनए इज अ लो नॉइज एम्पलीफायर। ये बेसिकली आपके नॉइज फिगर को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक लो नॉइज एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफाइज अ वीक आरएफ सिग्नल। जो एक आपका आरएफ सिग्नल जो काफ़ी वीक है, उसको एक एम्पलीफाई कर देता है ताकि इसका डिजायर्ड पावर लेवल तक पहुंच सके। तो लो नॉइज एम्पलीफायर का मेन पर्पस यही होता है कि इट एम्पलीफाइज द वीक आरएफ सिग्नल। उसके बाद आता है मिक्सर। मिक्सर बेसिकली लास्ट, अगर आप ट्रांसमीटर में देखोगे तो हमने मिक्सर और मॉड्यूलेटर को टिपिकली कन्वर्ट एक कंबाइन कर दिया था, इसमें मैंने थोड़ा सेग्रीगेट किया है। मिक्सर का ये उपयोग होता है, आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप पिछले स्लाइड में जाएं हम, तो ट्रांसमीटर को पहले ट्रांसमिट करने के लिए एक अलग फ्रिक्वेंसी में ये करना पड़ता था, मॉड्यूलेट करना पड़ता था। वाईफाई वगैरह 2.4 गीगा जैसे मैंने बताया था, सेलुलर हो गया तो 1800 मेगाहर्ट्ज़ या 2.1 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो मिक्सर का जॉब ये होता है, मिक्सर का काम ये होता है, ये कन्वर्ट करता है एक आरएफ सिग्नल जो आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे आ रहा है, और जो फ्रिक्वेंसी एंटीना ने रिसीव किया, या 5 गीगाहर्ट्ज़ पे रिसीव किया है, या तो फिर 2.1 गीगाहर्ट्ज़ पे रिसीव किया, उसको एक बेस बैंड और या इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में डाउन कन्वर्ट करने का। तो ये मिक्सर का मेन जॉब ये होता है, कन्वर्ट द आरएफ फ्रिक्वेंसी दैट वाज ट्रांसमिटेड एट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़ या 2.1 गीगाहर्ट्ज़ को बेस बैंड में। बेस बैंड बेसिकली जहाँ एफसी आपका टिपिकली 0 हो जाता है, कैरियर फ्रिक्वेंसी 0 हो जाता है, या इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, कभी कभी इसको 2 स्टेज मिक्सर्स डाउन कन्वर्शन भी बोलते हैं, जहाँ पहले आप इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में डाउन कन्वर्ट करते हो, उसके बाद इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी से आप बेस बैंड में डाउन कन्वर्ट करते हो। तो मिक्सर का ये काम होता है, जहाँ पर एक रेडियो फ्रिक्वेंसी लेते हो, उसे या तो बेस बैंड में या तो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में डाउन कन्वर्ट करते हो।
उसके बाद आता है डीमॉड्यूलेटर। जैसे मैंने बताया था आपने पहले, तो मॉड्यूलेटर ने आपका बिट्स को सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, अब आप सिंबल को वापस बिट्स में कन्वर्ट करोगे। जस्ट एग्जांपल देने के लिए, जैसे आपने समझो ये बिट्स का स्ट्रीम आया आपके पास 0 0 0 1 1 0 1 1। आप अगर आप QPS के मॉड्यूलेट कर रहे हो तो आप ये दो बिट्स के एक पेयर ले सकते हो, इसको आप सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 1 + j, इसको समझो आपने कन्वर्ट कर लिया 1 - j, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया समझो -1 - j, और इसको आपने कन्वर्ट कर लिया जो बच गया -1 + j। तो ये आपने सिंबल्स में कन्वर्ट कर लिया। इसके बेसिकली इसके ऊपर आपने कैरियर वेव का मॉड्यूलेशन किया। नाउ अब आपको वापस इसी सिंबल्स को बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मॉड्यूलेटर का जॉब ये होता है, मॉड्यूलेटर का काम ये होता है ये सिंबल्स को वापस बिट्स में कन्वर्ट करना। तो ये डीमॉड्यूलेटर का काम ये होता है ये सिंबल्स को आप वापस से बिट्स में कन्वर्ट करना। जैसे मॉड्यूलेटर ने आपके बिट्स को सिंबल्स में कन्वर्ट किया था, जिसमें मैंने QPS के एक एग्जाम्पल दिया है। सिमिलरली डीमॉड्यूलेटर का काम होता है सिंबल्स को बिट्स में कन्वर्ट करना। उसके बाद आता है चैनल डिकोडर, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में आप देखोगे तो आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप कोई कुरियर करते हो, आप पैकेट पे थर्मोकॉल वगैरह लगाते हो या कुछ सेलो टेप वगैरह लगा के उसको अच्छी तरह से पैक करते हो कार्डबोर्ड बॉक्स में। तो चैनल डिकोडर का काम वो है जो आप ये थर्मोकॉल वगैरह निकालना और पैकेट निकालना, ताकि आपको जो अंदर का जो सामान है वो डिस्टॉर्ट ना किया गया हो। तो दैट इज द जॉब ऑफ चैनल डिकोडर, डिकोड्स द कोडेड चैनल सिंबल्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, पोलर कोड हो गया, LDPOC हो गया, ये सब के डिकोडर्स होते हैं चैनल डिकोडर। जैसे कन्वोल्यूशनल कोड का डिकोडर होता है विटरबी डिकोडर, या तो सीक्वेंशियल डिकोडर। एक कन्वोल्यूशनल, अगर आपने इंफॉर्मेशन को कन्वोल्यूशनल इनकोडर से इनकोड किया है तो यू कैन यूज अ विटरबी डिकोडर और अ सीक्वेंशियल डिकोडर टू डिकोड द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन। तो दैट इज द जॉब ऑफ अ चैनल इनकोडर, डिकोडिंग द ट्रांसमिट कोडेड चैनल सिंबल्स। उसके बाद आता है सोर्स डिकोडर। सोर्स डिकोडर का वही काम है जो जो सोर्स इनकोडर का ऑपोजिट है। सोर्स डिकोडर ये डिकोड करता है सिंबल्स ऑब्टेन फ्रॉम द चैनल डिकोडर। जो आपके चैनल डिकोडर से जो सिंबल्स आ गए हैं उनको डिकोड करता है टू जनरेट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द ट्रांसमिटेड डेटा। तो आपका एक जो ट्रांसमिटेड डेटा का एक अप्रोक्सीमेशन आप निकालोगे, वो सोर्स डिकोडर के बाहर से निकलेगा। तो बेसिकली ये ब्लॉक्स आपने देखा, एक रिसीवर ब्लॉक से तो पहले एक एंटीना एक सिग्नल रिसीव करेगा, उसके बाद उसको एक लो नॉइज एम्पलीफायर में भेजेगा जो सिग्नल को थोड़ा बूस्ट कर देगा। उसके बाद जाएगी मिक्सचर में, जो एक वो सिग्नल जो RF सिग्नल पे आ रही है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आ रही है, या 5 गीगाहर्ट्ज पे आ रही है, या 2.1 गीगाहर्ट्ज पे आ रही है, 800 मेगाहर्ट्ज पे आ रही है, या कोई भी और फ्रिक्वेंसी में आ रही है, उसको ये डाउन कन्वर्ट करेगा या तो बेस बैंड में या तो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में। उसके बाद ये मॉड्यूलेटर के पास भेजेगा, जहाँ पर बेस बैंड सिग्नल जैसे आपके QPS के सिग्नल होगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 + j या 1 - j, -1 - j, -1 + j, उसको आप बिट्स में वापस कन्वर्ट करेगा। बिट्स में जैसे कन्वर्ट हो गया फिर आप चैनल डिकोडर के पास भेजोगे। चैनल डिकोडर उसमें से रेंडम इन्फॉर्मेशन निकाल देगा जो आपने ऐड किया था ट्रांसमीटर साइड में। उसके बाद उसको सिंबल जो आफ्टर रिमूविंग द रेंडम इन्फॉर्मेशन, आप वो सिंबल्स आप वो बिट्स को सोर्स डिकोडर के पास भेजोगे। सोर्स डिकोडर जो आपने रेंडम इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में ट्रांसमीटर से निकाला था वो उसमें मे बी उसमें ऐड करेगा और एक अप्रॉक्सीमेशन जनरेट कर देगा आपके ट्रांसमिटेड बिट्स का। अगर जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर आपने ट्रांसमीटर में रॉ बिट्स 1 0 0 1 1 0 भेजे थे और रिसीवर में भी आपको अप्रॉक्सीमेशन तो 1 1 ये मिला, रिसीवर में भी एट द एंड ऑफ सोर्स डिकोडर आपके सोर्स के डिकोडर के बाद ये डेटा मिला, इसका मतलब है कि बिट एरर रेट 0 है। आपके जो ट्रांसमीटर ने जो भेजा था आपके रिसीवर ने प्रॉपर्ली उसको कैप्चर कर लिया। अगर आपका ये आ गया, ये डेटा इसकी जगह ये आ गया 1 0 0 1 1 1, जैसे ये बिट फ्लिप हो गया 0 से 1 में हो गया, अगर आपने 0 भेजा था लेकिन ये इनकरेक्टली 1 में रिसीव हुआ, तो वी कैन से देयर इज अ बिट एरर रेट, आपके बिट्स एरर में रिसीव हुए हैं। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, टॉप लेवल ओवरव्यू मैं बोल सकता हूँ एक ट्रांसमीटर का, एक रिसीवर का। उसके आगे हम बढ़ते हैं और चलते हैं चैनल की तरफ। ओके, अब हम बात करते हैं एक चैनल की। जैसे मैंने आपको बताया, एक चैनल वो माध्यम से जिससे एक ट्रांसमीटर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन कैरी होता है। एक चैनल मैंने जैसे आपको बताया एक टीवी का रिमोट और टीवी के बीच में जो एक चैनल हो गया। आपका जो मोबाइल फ़ोन में आप वार्तालाप कर रहे हो और एक्सेस पॉइंट या तो बेस स्टेशन पर जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो एक चैनल के माध्यम से जा रहा है। आपका एक लैंडलाइन फ़ोन जो एक वायर्ड से कनेक्टेड है वो भी एक चैनल का जरिया है। या तो आप एक
ऑप्टिकल फाइबर ले लो, वो भी एक चैनल का एक स्रोत है। तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स दैट आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। वो एक प्रोपगेशन मीडियम है, वो एक प्रोपगेशन मीडियम जिससे आप इंफॉर्मेशन जो भेज रहे हैं एक ट्रांसमीटर द्वारा वो रिसीवर तक पहुंचता है। जिससे मैंने लास्ट सेंटेंस में बताया, इट इज यूजुअली मॉडल्ड एज अ एडिटिव नॉइज कंपोनेंट एंड द मल्टीप्लिकेटिव स्टोकेस्टिक रैंडम वेरिएबल। आप ये टर्म्स को सुन के घबराइएगा नहीं, इसका मतलब मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। चलिए समझते हैं कि अगर आपको इंफॉर्मेशन, जिसको हम चलिए एक्स बोलते हैं, एक्स, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था बिट्स, आप कुछ बिट्स भेज रहे हो, चलिए उसको हम एक्स बोलते हैं। वो ट्रांसमीटर थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है फॉर दैट मैटर, और आपका रिसीवर एक इंफॉर्मेशन आ रहा है जिसको हम चलिए वाई बोलते हैं। ये एक रिसीवर है, इस पर कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है वाई, और इस बीच में कोई चैनल हो, समझो ये कोई चैनल है। इट कैन बी अ वायर चैनल, इट कैन बी अ वायर्ड चैनल, इट कैन बी वायरलेस, ये वायरलेस चैनल भी हो सकता है या तो वायरलेस चैनल भी हो सकता है। वायर्ड चैनल जैसे ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है, लैन केबल हो सकता है, या तो फिर एक वायरलेस चैनल जैसे मैंने बताया, एक मोबाइल फ़ोन से बेस स्टेशन के बीच का चैनल, एक टीवी रिमोट से टीवी के बीच का चैनल, या तो आपके ब्लूटूथ हेडसेट से आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप का चैनल, या तो ब्लूटूथ माउस से एक लैपटॉप का चैनल, ये किसी भी तरह का चैनल हो सकता है, इसको हम इस तरह से मॉडल कर सकते हैं। तो एडिटिव नॉइस कंपोनेंट, जैसे एक मैंने बताया था कि नॉइज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जनरली वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में, आपने कहीं पढ़ा भी होगा। इसको हम लोग पहले तो एक बहुत सिंपलिस्टिक वे में मॉडल कर सकते हैं। y इक्वल टू जो आपको रिसीव्ड इंफॉर्मेशन है, रिसीव बिट्स या सिंबल जो भी आ रही है, y इक्वल टू x प्लस n। तो जो भी नॉइज जनरेट हो रहा है आपके ट्रांसमीटर द्वारा या तो रिसीवर द्वारा, जनरली हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं, और इसको हम जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिटिव नॉइस कंपोनेंट, क्योंकि ये ट्रांसमीटर सिग्नल में ऐड हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एडिटिव नॉइस कंपोनेंट। क्योंकि ये आप देखोगे ट्रांसमीटर सिग्नल में ऐड हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एडिटिव नॉइस कंपोनेंट। इसके अलावा एक और कंपोनेंट होता है जो टिपिकली वायरलेस चैनल में ज्यादा मौजूद होता है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव स्टोकेस्टिक रैंडम वेरिएबल। तो मल्टीप्लिकेटिव बिकॉज ये मैं बताऊंगा, ये इस तरह से अगर आपका वायरलेस चैनल रहा जहां पर अदर पैरामीटर्स लाइक फीडिंग वगैरह भी, वायर्ड चैनल भी हो सकता है। जनरली वायर्ड चैनल में एच की वैल्यू हम लोग एक एटेन्युएशन फैक्टर से रिप्लेस कर लेते हैं, बट जनरली वायरलेस में इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, y इक्वल टू एच एक्स प्लस एन। तो x तो आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल रहा जो आपने ट्रांसमिट किया ट्रांसमीटर द्वारा, y जो है आपका वो रिसीव्ड सिग्नल है, rx है, ये x है, ये tx है, और जो h है इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव स्टोकेस्टिक रैंडम वेरिएबल। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि ये ट्रांसमीटर सिग्नल से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, ये ऐड नहीं हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव स्टोकेस्टिक रैंडम वेरिएबल, क्योंकि ये रैंडमली चेंज होगा। मैं बताऊंगा किस तरह से रैंडमली चेंज होगा आगे के लेक्चर्स में, बट जनरली ये रैंडमली वैल्यू इसकी चेंज होती रहेगी, क्योंकि वायरलेस चैनल भी जनरली चेंज होता है। आप अगर मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पर, अगर आपका एक्सेस पॉइंट मूव कर रहा है एक दूसरी जगह पे, आपका हेडसेट अगर मूव कर रहा है एक दूसरी जगह पे, तो आपका बेसिकली वायरलेस चैनल में भी चेंजेस आ रहे हैं। उसकी वजह से जो एच फैक्टर है वो जनरली रैंडमली चेंज होगा। और स्टोकेस्टिक बिकॉज इसको हम लोग एक जनरली एक प्रोबेबिलिटी के माध्यम से या किसी माध्यम से इसको मॉडल कर सकते हैं, स्टोकेस्टिक रैंडम वेरिएबल टाइप के इसको मॉडल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ मल्टीप्लिकेटिव स्टोकेस्टिक रैंडम वेरिएबल। तो आप देखोगे एक वायरलेस चैनल में दो तरह की चीज होती है, एक नॉइज जो इनहेरेंटली प्रेजेंट रहती है कोई भी सिस्टम में, वेदर वायर्ड रहे वायरलेस रहे, उसमें नॉइज जरूर रहेगा अनटिल योर परफेक्ट सिस्टम, नॉइज फ्री सिस्टम, दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सिस्टम। कोई भी प्रैक्टिकल सिस्टम इस दुनिया में बिना नॉइज के नहीं होती है, हर सिस्टम में नॉइज होता ही है, ठीक है। तो नॉइज तो आपका ओमनी प्रेजेंट है, वो रहेगा ही, भले कम रहे ज़्यादा रहे, बट नॉइज तो रहेगा ही। उसके अलावा आपका एक टिपिकली वायरलेस चैनल में एक और फैक्टर आता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ स्टोकेस्टिक रैंडम मल्टीप्लिकेटिव स्टोकेस्टिक रैंडम वेरिएबल, जो बेसिकली आपके वायरलेस चैनल को मॉडल करता है एक स्टोकेस्टिक रैंडम वेरिएबल से। तो दिस इज टिपिकली एक जो कंप्लीट इक्वेशन हम जनरली इस फॉर्म में एक कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का वेरी सिंपलिस्टिक फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, नॉइज की वजह से और
मल्टीप्लिकेटिव स्टोकेस्टिक रैंडम वेरिएबल की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं आपको पहले मैं वायर्ड चैनल की तरफ जाऊंगा नहीं, मैं आपको पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा वायरलेस चैनल का। तो समझिए एक ट्रांसमीटर है, जैसे एक ट्रांसमीटर है, यहाँ पर एक टावर है, कोई भी आपके घर के आसपास आपने बहुत सारे टावर्स देखे होंगे, या तो एक एक्सेस पॉइंट देखा होगा, कुछ भी देखा होगा। तो एक समझो एक ट्रांसमीटर है, कुछ दूर लोकेटेड है, और एक रिसीवर है, आपका मोबाइल फ़ोन या तो आपका ब्लूटूथ डिवाइस, या तो इनफैक्ट आपका टीवी रिमोट भी, या टीवी भी इटसेल्फ कैन बी अ रिसीवर, एनीथिंग कैन बी अ रिसीवर। और एक ट्रांसमीटर एक जगह लोकेटेड है, एक रिसीवर एक जगह लोकेटेड है। अब इसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होंगे, बहुत सारे चीज़ें होंगे, एम आई राइट। समझो आपने आपका एक्सेस पॉइंट अगर किसी और रूम में है, आप किसी और रूम में हो, या तो आप रूम में बैठे हो, आपका टावर किसी 200-300 मीटर दूर है, तो इसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल, डिफरेंट बिल्डिंग्स होंगे, कार्स होंगे, ट्रीज होंगे। तो जो एक वायरलेस वेव है, जो ईएम वेव है, वो किस तरह से एक ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रैवल करता है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। देयर आर 4 वेज। एक तो होता है स्कैटरिंग, ये स्कैटरिंग थ्रू होता है, जिससे ऑब्जेक्ट से ये वेव स्कैटर होके रिसीवर तक पहुंचता है। तो इसके लिए होता है, ये जब इट ऑकर्स व्हेन अ मीडियम थ्रू विच द वेव ट्रैवल्स, जैसे आप एक वेव ट्रैवल कर रहा है ट्रांसमीटर से रिसीवर में, और उसका जो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन है वो एक वेवलेंथ से काफ़ी छोटी हो, तो इसको फिनोमिना को हम जनरली स्कैटरिंग बोलते हैं। उसके अलावा एक और फिनोमिना होता है, उसे हम जनरली डायफ्रैक्शन कहते हैं। डायफ्रैक्शन तब होता है जिसपे जो वेव, जो सरफेस है, जैसे ऑब्स्टेकल्स हो गए ट्रांसमीटर से, उसके वो शार्प इरेगुलरिटीज हो जाए। जैसे आपके कोई बिल्डिंग है, वो शार्प इरेगुलर आड़ा टेढ़ा बिल्डिंग है, या कुछ तो बहुत शार्प एजेस हो, तो उसमें एक डायफ्रैक्शन की प्रभावना होती है। उसके अलावा एक और फैक्टर होता है, जिस इज लाइन ऑफ साइट। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है ट्रांसमीटर रिसीवर में, और एक रिसीवर एक ट्रांसमीटर को देख सकता है, तो ये मीडियम को हम जनरली लाइन ऑफ साइट मीडियम भी बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है ट्रांसमिशन का। अगर आप एक्सेस पॉइंट का, आपका मोबाइल फोन एक्सेस पॉइंट को देख सकता है, या आपका टीवी, अगर आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप टीवी और रिमोट के बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ले आओ, तो आपका जनरली रिमोट काम नहीं करेगा। तो रिमोट और टीवी के बीच में जनरली लाइन ऑफ साइट से ही प्रोपगेशन हो सकता है। बट ये मोबाइल फ़ोन में ज़रूरी नहीं है। आपको मोबाइल फ़ोन अगर आप एक्सेस पॉइंट किसी और रूम में भी हो, और टावर किधर बहुत दूर भी लोकेटेड हो, तभी भी आपका एक मोबाइल फ़ोन एक टावर या बेस स्टेशन से बात कर सकता है, क्योंकि उसको लाइन ऑफ साइट के अलावा भी अगर डायफ्रैक्शन और स्कैटरिंग हुआ, उसके थ्रू भी ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है। उसके अलावा एक और मीडियम है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का ये होता है व्हेन अ वेव हिट्स अ स्मूथ ऑब्जेक्ट दैट इज लार्जर देन द वेव इटसेल्फ। अगर कोई वेव एक स्मूथ ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कर रहा है जो एक इससे भी लार्ज हो, वेव से भी लार्ज, देन वी कॉल द फिनोमिना एज अ रिफ्लेक्शन। So there are fundamentally there are 3 different ways the waves are being carried out. अगर आप रिफ्लेक्शन ऑब्स्टिकल्स की बात करें, एक तो रिफ्लेक्शन होती है, एक डायफ्रैक्शन होती है, और एक स्कैटरिंग होती है। उसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण होता है वो लाइन ऑफ साइट। जब कोई ऑब्स्टिकल या कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, उसे हम जनरली लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन मीडियम भी बोलते हैं। तो इसके द्वारा बेसिकली एक फंडामेंटल ईएम वेव्स एक ट्रांसमीटर से रिसीवर के द्वारा पहुंचता है। तो ये कोर्स में एक कोर्स का एक बहुत बड़ा फायदा ये है, हम इस कोर्स में ये नहीं जाएंगे डिटेल्स में कि ऑब्स्टिकल्स या तो क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं, या स्कैटर कर रही हैं, या डायफ्रैक्ट कर रही है। हम ये कोर्स में एज्यूम करेंगे जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो चैनल है, इसको हम एक, जैसे मैंने बताया था, एक मॉडलिंग करेंगे। बेसिकली हम लोग एज्यूम करेंगे ट्रांसमीटर से कुछ इन्फॉर्मेशन जा रहा है और रिसीवर में कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है। वो या तो रिफ्लेक्शन से पहुंच रहा है, डायफ्रैक्शन से पहुंच रहा है, स्कैटरिंग से पहुंच रहा है। हम उसके फिजिक्स के अंदर हाल फिलहाल में तो नहीं जाएंगे। हम ये समझेंगे कि एक चैनल है, और चैनल को हम लोग अलग अलग तरीके से मॉडल करेंगे, बिहेवियरल मॉडल करेंगे। जैसे हम लोग एक्स, समझो मैंने यहाँ से, ऐसे मैंने बताया, मैंने एक्स भेजा यहाँ पर और मैंने वाई मिला, तो मैंने एक्स और वाई के बीच में ये चैनल है, आप देख रहे हो। ये चैनल को हम लोग एक वेरिएबल थ्रू मॉडल करेंगे। अब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मल्टीप्लिकेटिव स्टोकेस्टिक रैंडम वेरिएबल, दैट कैन बी वन टाइप ऑफ चैनल। उसके अलावा मैंने लाइन ऑफ साइट एक टाइप का चैनल हो सकता है, फ्री स्पेस पाथ लॉस एक टाइप का चैनल हो सकता है, शैडो फेडिंग एक टाइप का चैनल हो सकता है। मैं इसका आपको इसके बारे में अलग अलग आगे बढ़ते हुए जानकारी दूंगा। डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स एक ट्रांसमीटर रिसीवर में कैसा हो सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वायरलेस चैनल के बारे में।
उसके पहले जाने के पहले मैं आपको एक फंडामेंटल ट्रांसमिटर एंड रिसीव सिग्नल मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। एक ट्रांसमिटर, एक रिसीवर, जैसे आप पहले लेक्चर में याद होगा आपको, हम लोगों ने अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी और सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, मैंने ये बताया कि जनरली मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर आप वाईफाई की बात करें, सेलुलर की बात करें, ब्लूटूथ की बात करें, और जो आप जनरली आप या तो ब्लूटूथ यूज़ करोगे, या तो वाईफाई यूज़ करोगे, या तो फिर सेलुलर यूज़ करोगे एज अ कम्युनिकेशन मीडियम, तो आप वो जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं जनरली वो या तो 0.3 to 3 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है, या तो 3 से 30 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। तो ये सिग्नल्स को हम किस तरह से मॉडल कर सकते हैं, और इस सिग्नल्स की वजह से हम चैनल को इस तरह से मॉडल कर सकते हैं, उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दूंगा। सो ऑल द ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल्स वी कंसिडर आर रियल। इस ऑब्वियस सी बात है, जो भी हम भेजते हैं वो एक रियल सिग्नल होती है। मुझे लगता है आपको ये पता होगा रियल और कॉम्प्लेक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है रियल और कॉम्प्लेक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी सिग्नल हम भेजते हैं वायरलेस के मीडियम से, वो सब रियल सिग्नल्स होती है, ठीक है। ऑल ट्रांसमिटेड, द ट्रांसमिटेड सिग्नल इज मॉडल्ड एज, तो एक ट्रांसमिटेड सिग्नल जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने QPSK का एग्जाम्पल दिया, इस QPSK का आप सिम्बल्स की एग्जांपल दिया मैंने, जैसे 1+J हो जाएगा, जब 2 बिट्स है, मुझे वापस एक बार स्टार्ट कर दीजिए। सो समझो मैंने 2 बिट्स को क्लब किया है QPSK इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए, ओके, और 2 बिट्स को मैंने सिम्बल्स में कन्वर्ट कर दिया, समझो इसको मैंने किया, रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये कुछ और भी हो सकता है। ये 4 तरह डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स मैंने जनरेट किया, इसको हम जनरली U से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। ये सिंबल्स है, जनरली इसको U, ये मैंने QPSK का एग्जांपल दिया है, इसको हम 16 QAM में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 16 QAM में बेसिकली आपके 4 डिफरेंट बिट्स हो जाएंगे, जब आप 4 डिफरेंट बिट्स को क्लब कर रहे हो, तो इसमें भी आप एक 16 डिफरेंट सिंबल्स जनरेट कर सकते हो, बिकॉज 2 to the power 4 विल बी 16। अगर आप 4 बिट्स को क्लब कर रहे हो तो आप 16 डिफरेंट सिंबल्स जनरेट कर सकते हो। और सिग्नली जो सिंबल जनरेट होते हैं वो बेस बैंड सिग्नल, जो लो पास सिग्नल जनरेट होते हैं, दिस आर बेसिकली द कॉम्प्लेक्स सिंबल्स। आप देखोगे ये बेसिकली इसको बोलते हैं इन फेज मॉड्यूलेटर, इसको बोलते हैं क्वाड्रेचर मॉड्यूलेटर। तो ये बेसिकली कोसाइन को मॉड्यूलेट करता है और ये बेसिकली साइन को मॉड्यूलेट करता है। तो दैट्स व्हाई J इज कमिंग इन द पिक्चर। तो मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है। एक बिट्स को सिंबल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और सिंबल्स को वापस बिट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको अदर यूट्यूब वीडियो से आपको मिल सकती है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, बट मैं ये एज्यूम करूँगा कि एक सिंबल्स आपके पास आ गया है, जब आपने बिट्स को एक सिंबल्स में कन्वर्ट किया, या तो QPSK को किया या तो 16 QAM को किया, वो सिंबल्स पे कन्वर्ट करने के बाद आप उस सिंबल्स को कैसे एक वायरलेस मीडियम से रिसीवर तक भेजोगे, उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। और इसका मैथमेटिक मॉडलिंग जो होता है वो मैं इस स्लाइड में आपको बताना चाहता हूँ। सपोज आपने U, जैसे मैंने बताया U इज सपोज QPSK सिग्नल लाइक दिस, इसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली जैसे मैंने बताया, जो रियल पार्ट ऑफ U होता है उसको हम कोसाइन से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ U होता है उसको हम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसको मैं बेसिकली इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। जो ये टर्म है, जो सिंबल दैट इज़ फॉर द रियल, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, से 1+J का एग्जांपल है। सपोज U इज 1+J, ओके। तो जो मैं एक्चुअली ट्रांसमिट करूंगा वो होगा 1 cos 2π fct माइनस साइन 2π fct, ओके। यहाँ का 1, और मैं इसको इससे भी लिख सकता हूँ 1+1J भी लिख सकता हूँ। तो 1 यहाँ पहले आ गया, यहाँ पर क्योंकि ये माइनस था तो SQT यहाँ 1 का यहाँ आ गया। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई एम गोइंग टू ट्रांसमिट। अगर लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, सपोज मैं -1 J ट्रांसमिट करना चाहता था सिंबल, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस cos 2π fct प्लस साइन 2π fct। तो ये इंफॉर्मेशन मैं एक्चुअली ट्रांसमिट करूंगा, और ये इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होगा इसको मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में, रियल पार्ट ऑफ U
तो u of t can be 1 plus 1j, और if you want to replace it, I will just replace it of इसको मैं यहाँ से इसको मैं लिख लेता हूँ सिंपल में। इसको मैं अगर मैं ट्रांसमिट करना चाहता हूँ तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ u of t 1 plus 1j, ब्रैकेट बड़ा कर लेता हूँ, e to power j ओमेगा c t। ओके, तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ओके, तो ये मैं इस इंफॉर्मेशन को जनरली ट्रांसमिट करता हूं। ओके, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। से मैंने बताया u of t इज नथिंग बट SIT प्लस JSQT। SIT जैसे मैंने एग्जांपल बताया, u of t अगर 1 plus 1j है तो SIT हो गया 1 और SQT हो गया भी 1। ओके, द सिग्नल u of t, जैसे यहाँ पर सिग्नल u of t इज ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंट लो पास सिग्नल ऑफ S of t, इज कॉल्ड एज जो S of t है तो हाई पास सिग्नल हो गया, बैंड पास सिग्नल हो गया, जो आप इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं e to j ओमेगा ct से। u of t को हम जनरली कॉम्प्लेक्स इन्वेलप और इक्विवेलेंट लो पास सिग्नल ऑफ S of t भी बोलते हैं। द रिसीव्ड सिग्नल नाउ इट विल बी, अगर मैं ये ट्रांसमिट मैंने किया, समझो S of t मैंने ओवर द एयर ट्रांसमिट कर लिया, तो रिसीवर पे जो मेरे को रिसीव होगा वो होगा रियल पार्ट ऑफ v of t, v of t जो बेस बैंड इक्विवेलेंट है u of t का, मल्टीप्लाइड बाय e to power j ओमेगा ct प्लस n of t। तो n of t जो नॉइज है वो रहेगा, v of t इज द इक्विवेलेंट लो पास सिग्नल जो मैंने ट्रांसमीटर में s of t भेजा था, u of t लो पास इक्विवेलेंट भेजा था, उसका रिसीवर साइड में इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा v of t, इट्स इक्विवेलेंट लो पास सिग्नल इज इंपैक्टेड बाय द चैनल। सो जो मैंने u of t लो पास इक्विवेलेंट ट्रांसमीटर में भेजा था उसका इंपैक्ट चैनल द्वारा होने के बाद जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा v of t। तो रिसीव सिग्नल आप देखोगे, तो बेस बैंड सिग्नल जो मेरे को रिसीवर में मिल रहा है वो r of t है, जो ट्रांसमीटर में मैंने भेजा था s of t है, u of t s of t का लो पास इक्विवेलेंट था और v of t r of t का लो पास इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं भेजूंगा s of t मुझे मिलेगा r of t रिसीवर साइड में, ये रिसीवर साइड में मेरे को ये मिलेगा, ट्रांसमीटर साइड में मैंने ये भेजा था, और ट्रांसमीटर साइड में जब मैंने s of t भेजा तो u of t उसका लो पास इक्विवेलेंट था, और r of t में जब मेरे को मिला v of t उसका लो पास इक्विवेलेंट है। तो बेसिकली इसमें मैं ये कर रहा हूँ, मैं हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस जो इसमें जो वेरिएशंस हो रहा है उसको मैं टिपिकली इग्नोर कर रहा हूँ, और जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ जो चैनल है वो लो पास इक्विवेलेंट को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, जो u of t को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, उसकी वजह से v of t में कैसे कन्वर्ट हो रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको जानकारी दूंगा कि चैनल की वजह से u of t में कैसे इंपैक्ट होता है और वो इंपैक्ट को हम किस तरह से डिफरेंट वे से मॉडल कर सकते हैं। आज के लिए बस काफ़ी है इतना। धन्यवाद।